थम जाएगी गाड़ियों की रफ्तार। क्या फिर होगा कोविड वाला सन्नाटा? जंग से क्या सब बर्बाद हो जाएगा? इमरजेंसी हालात, तैयार हैं आप? आ रहा है लॉकडाउन। जी हां, देश में क्या आर्थिक लॉकडाउन लगने वाला है? क्या पेट्रोल डीजल की कमी अब आम जनता की जिंदगी को जकड़ने वाली है? क्या आपकी रसोई, आपकी गाड़ी, आपका रोजमर्रा का खर्च सब कुछ कंट्रोल मोड में जाने वाला है? मिडिल ईस्ट की जंग ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। तेल महंगा है, गैस महंगी है और असर सीधा आपकी जेब पर पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार को आर्थिक लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने पड़े? क्या आने वाले दिनों में आपको पेट्रोल लिमिट में मिलेगा? क्या राशन पर कंट्रोल लगेगा? क्या इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और बाजार सब धीरे धीरे स्लो मोशन में जाने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ डर है या आने वाले संकट की आहट? आज हम करेंगे सबसे बड़ा खुलासा कि जंग का भारत पर असली असर क्या है। क्या आपकी जेब पर लगने वाला है सबसे बड़ा झटका? और क्या देश तैयार है इस आर्थिक तूफान के लिए? क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं, आपकी जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में दिया वो बयान सुनिए। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा का भी बयान है। सुजाता क्या कह रही है वो भी आपको सुनना चाहिए। वासियों को बताना चाहती हूं कि हमारे पास लगभग सालाना 26 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की कैपेसिटी उपलब्ध है। और ये मैं इसलिए बताना चाहती हूं क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि कई सारे क्षेत्रों में रिटेल आउटलेट्स या पेट्रोल पंप के बाहर लाइन देखी गई है और पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की गई है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो पर्याप्त पेट्रोल और डीजल की मात्रा देश में है, पैनिक की जरूरत नहीं है। आपने पीएम को सुन लिया, आपने सुजाता को सुन लिया जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में। अब देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर हम चर्चा करेंगे। जी हां, सवाल नंबर 1, जंग के चलते क्या ग्लोबल फ्यूल संकट आने की आशंका है? यह बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 2, आपकी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों, सरकार ने हालात बिगड़ने की आशंका क्यों जताई है जब सब कुछ कंट्रोल में है, सप्लाई पूरी है, बफर स्टॉक हमारे पास है? सवाल नंबर 3, क्रूड की कमी के चलते अब पेट्रोल डीजल क्या और महंगा होगा? कुछ कीमतों में इजाफा हुआ है, कहीं कीमतें नहीं बढ़ी हैं, प्रीमियम पेट्रोल महंगा हुआ है। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या महंगे क्रूड की मार आम जनता की जेब पर पड़ेगी? क्या आम जनता को मुश्किल आने वाली है? सवाल नंबर 5 जिस पर हम चर्चा करेंगे पूरे पैनल से, जनता को इमरजेंसी हालात के लिए क्या तैयार रहना चाहिए? क्या आर्थिक लॉकडाउन लगेगा? क्या चीजें लिमिट होने जा रही हैं? क्या ऑड एंड इवन फिर से शुरू होने वाला है? क्या पेट्रोल कितना लेना है, कितना नहीं, इसकी लिमिट सरकार तय करने जा रही है? एलपीजी की लिमिट क्या तय होने जा रही है? क्या एटीएम ट्रांजैक्शन की लिमिट तय होने जा रही है? ये सब कुछ अगले घंटे लगातार आपको मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जो बातें कही वो बहुत क्रूशियल थी। उसकी एक एक बात आपको सुननी चाहिए, उसकी एक एक चीज आपको देखनी और समझनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है वो आपको मैं बताने और समझाने जा रहा हूं और उसकी एक एक बात को ध्यान से सुनिए और समझिएगा। सरकार ये कह रही है कि चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक में मत रहिए,
सब बंदोबस्त है, सब इंतजाम है। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जो कहा, सबसे पहली बड़ी बात, गल्फ का युद्ध भारत के लिए चिंताजनक है, चिंता का विषय है। गल्फ का युद्ध, खाड़ी देशों के साथ जो जंग चल रही है वो बहुत मुश्किल हालात पैदा करेगी। बड़ी बात नंबर 2, पीएम के संबोधन की, जंग का असर लंबे वक्त तक रह सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के पटल पर यह बात रखी। बड़ी बात 3, उनके संबोधन की, कोविड की तरह इसका सामना करना होगा जिस तरह से कोविड में देश एकजुट था। बड़ी बात नंबर 4, संबोधन की चौथी बड़ी बात, तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के पटल पर कही। बड़ी बात नंबर 5, हम कोविड के वक्त भी एकजुट थे, एक साथ थे। एक संदेश था कि हमें फिर से धैर्य बनाकर साथ रहना होगा, धीरज, संयम, शांत रहकर मुकाबला करना होगा। पीएम के संबोधन की 6वीं बड़ी बात आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों। 7वीं बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देश को कही, आर्थिक ऊर्जा सप्लाई चेन पर असर पड़ा है क्योंकि जंग की वजह से वेसल्स और शिप्स नहीं आ पा रही हैं। पीएम के संबोधन की 7वीं बड़ी बात आपकी स्क्रीन पर। 8वीं बड़ी बात आपकी स्क्रीन पर, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई है और उसके प्रभावित होने से डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, यानी प्राइसेस ऊपर जाएंगे। जी हां, अगली बड़ी बात, जंग इंसानियत के खिलाफ है। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये जो जंग है ये ह्यूमैनिटी के लिए अभिशाप है। बड़ी बात नंबर 10, कारोबारी जहाजों, ऊर्जा ठिकानों पर हमले अस्वीकार्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि कारोबारी शिप्स पर हमले ठीक नहीं है। बड़ी बात नंबर 11, राज्यों, जनता को अलर्ट रहने की जरूरत है, यानी आप संयम में रहिए, एकजुट रहिए, एक साथ रहिए और इस मौजूदा हालात से लड़ने के लिए तैयार भी रहिए। लेकिन पेट्रोल डीजल की सप्लाई में दिक्कत किस तरह की है, क्या दिक्कत है, उस दिक्कत को समझने की जरूरत है। जी हां, ग्राफिक के जरिए आपको बताने जा रहे हैं, फुल फ्रेम ग्राफिक्स हम आपको देंगे कि पेट्रोल डीजल की जो सप्लाई हो रही है उसमें क्या दिक्कत है। जी हां, देखिए, इकोनॉमिक लॉकडाउन लगने वाला है। क्या है आर्थिक लॉकडाउन, ये समझिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जो बातें कही उसकी डिटेलिंग यहां करें। परिभाषा नंबर 1, फैक्ट्रियां बंद करना। अगर आर्थिक लॉकडाउन लगा तो क्या होगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। परिभाषा नंबर 2, ट्रांसपोर्ट सीमित करना होगा, यानी ट्रांसपोर्ट का जो आवागमन है, जो फ्यूल कम होगा तो ट्रांसपोर्ट भी सीमित करना होगा। क्या आर्थिक लॉकडाउन देश में लगने वाला है और वो होता क्या है वो बता रहा हूं मैं आपको। पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर कंट्रोल हो जाएगा जब आर्थिक लॉकडाउन देश में लगेगा। अगली परिभाषा क्या है आर्थिक लॉकडाउन की, जो चौथी परिभाषा आपकी स्क्रीन पर है, पेट्रोल डीजल खरीद पर भी लिमिट हो जाएगी। जी हां, आप मनमाना पेट्रोल डीजल नहीं खरीद सकते। अगर आर्थिक लॉकडाउन लगेगा तब, उस कंडीशन की बात मैं कर रहा हूं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। परिभाषा नंबर 5, जरूरी चीजों को राशनिंग, यानी जरूरी चीजें उसकी राशनिंग होगी, यानी उसको एक सीमित दुकानों से बांटा जाएगा, बेचा जाएगा। ये आर्थिक लॉकडाउन लगने की कंडीशंस बता रहा हूं, अभी ऐसे हालात देश में नहीं है। परिभाषा नंबर 6, जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जो इमरजेंसी सेवाएं, सर्विसेज हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, सबसे पहले उन्हें प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। परिभाषा नंबर 7, एटीएम ट्रांजैक्शन पर भी लिमिट हो सकता है। अगर आर्थिक लॉकडाउन लगेगा तो एटीएम ट्रांजैक्शन पर भी लिमिट सरकार लगा सकती है। अगली परिभाषा आपको बता रहे, इकोनॉमिक लॉकडाउन लगने वाला है क्या, यह बड़ा सवाल था। 7 परिभाषाएं मैंने आपको बता दी। अब अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हां, पेट्रोल डीजल की सप्लाई में दिक्कत क्यों हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। उसकी वजह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है और उसके जरिए मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि आखिर यह सप्लाई चेन क्यों बिगड़ गई, इस सप्लाई चेन की बिगड़ने की वजह क्या थी और कैसे यह सप्लाई चेन अब बेहतर हो पाएगी, अब ठीक हो पाएगी। खाड़ी देशों के युद्ध की वजह से, हॉर्मुज़ स्ट्रेट लॉक होने की वजह से किस तरह से अब दिक्कतें और परेशानी आने जा रही हैं, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी हो गया है। जी, मैं आपको बताने और समझाने जा रहा हूं दर्शकों। पहली वजह, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और युद्ध। पेट्रोल डीजल की सप्लाई में दिक्कत क्यों हो रही है, वजह नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव और जंग की वजह से सप्लाई बाधित हो रही है, जिसकी वजह से इस तरह की खबरें आ रही हैं। वजह नंबर 2, कच्चे तेल की कमी या महंगाई। पेट्रोल डीजल की सप्लाई में दिक्कत की सबसे बड़ी वजह कि क्रूड की जो सप्लाई है वो जंग की वजह से कमतर हो गई है, कंट्रोल हो गई है, अभी उसको रीडिफाइन करने की जरूरत है। वजह नंबर 3, रिफाइनरीज से जुड़ी दिक्कतें। खाड़ी देशों में ईरान के हमलों की वजह से बहुत सारी रिफाइनरीज में दिक्कत हुई है, बहुत सारी रिफाइनरीज खराब हो गई हैं, लॉजिस्टिक्स खराब हुए हैं और ईरान में भी बहुत सारे जो सेंटर्स थे, रिफाइनरी सेंटर्स, वो भी तबाह हुए हैं, जिसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट की समस्या, हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे वेसल और शिप क्रूड, कच्चा तेल, एलपीजी, एलएनजी लेकर नहीं पहुंच पा रहे हैं अपने डेस्टिनेशंस पर। वजह नंबर 5, सरकार की नीतियां और टैक्स, यानी
अगर सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो सरकार को मजबूरन कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, टैक्स में बदलाव करना पड़ेगा। एक वजह यह भी है पैनिक बाइंग। दिक्कत इसलिए भी हो रही है, लोग पैनिक बाय कर रहे हैं, लोग गाड़ियों में पेट्रोल भरवा रहे हैं, अपने कैंपर्स लेकर जा रहे हैं, प्लास्टिक के बॉक्सेस लेकर जा रहे हैं, वहां पर गैलन्स लेकर जा रहे हैं भरवाने के लिए। वजह नंबर 7, कंपनियों का नुकसान। देखिए, जब क्रूड और पेट्रोल की सप्लाई, क्रूड की सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो कंपनियों को ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। क्रूड की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई है। तो ये कुछ वजहें थी कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई में दिक्कत क्यों आ रही है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, समझिए एक एक चीज डिटेलिंग आपको मैं बता रहा हूं ताकि आप किसी तरह के कंफ्यूजन में न रहे। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सप्लाई बाधित ना हो, बफर स्टॉक हमारे पास है, फ्यूल सप्लाई पर जोर है। क्या सरकार कर रही है, यह भी आपके लिए समझने की जरूरत है। स्टेप नंबर 1, सरकार जो उठा रही है, पर्याप्त स्टॉक पर फोकस है। सरकार चाहती है कि पर्याप्त स्टॉक्स हमारे पास रहें ताकि किसी भी तरह की दिक्कत किसी को ना आने पाए, सप्लाई बनी रहे। स्टेप नंबर 2, रिफाइनरी की फुल कैपेसिटी में उसका इस्तेमाल। फ्यूल सप्लाई पर जोर है, सरकार क्या कर रही है, जितनी रिफाइनरी से उन्हें कहा गया कि वो फुल कैपेसिटी में काम करें। स्टेप नंबर 3 जो सरकार ले रही ताकि जनता को दिक्कत ना हो, गल्फ के अलावा दूसरे देशों से भी क्रूड खरीदा जा रहा है, एलपीजी खरीदी जा रही है, एलएनजी खरीदी जा रही है ताकि लोगों को, देश के लोगों को दिक्कतें ना आए। चौथा स्टेप जो सरकार ले रही है फ्यूल सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए, शिपिंग और सप्लाई चेन को सुरक्षित रखना। सरकार शिपिंग और सप्लाई चेन को सुरक्षित रख रही है ताकि देश में किसी भी तरह की कमी, दिक्कत, परेशानी ना हो, प्राइसेस ऊपर ना जाए और जनता को कम कीमत पर फ्यूल मिलता रहे जिस पर मिल रहा है। प्राथमिकता तय करना, यानी प्राथमिकता तय करने से मतलब है कि फ्यूल सप्लाई कहां से होगी, किससे खरीदना है और बिना रोक टोक बेदिक्कत की चीजें देश में पहुंचती रहें। स्टेप नंबर 6 जो सरकार उठा रही है, जमाखोरी और ब्लैक मार्केट पर सख्ती, यानी बहुत सारे लोग जमाखोरी कर रहे हैं फ्यूलिंग की, एलपीजी की, उन पर सख्त कार्रवाई की बात सरकार ने कही है कि भाई इस तरह से मत करिए। पैनिक बाइंग, जो पैनिक बाइंग है उसको रोकने पर फोकस। सरकार लगातार जनता से बात कर रही है, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक अपने अपने क्षेत्रों में लगातार लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी बार बार कह रही है, सरकार भी सोशल मीडिया पर बार बार ये संदेश दे रही है कि पैनिक बाइंग मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है देश में। तेल कंपनियों को निर्देश दिए गए कि ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी में काम करिए और कोशिश करिए कि वक्त पर सप्लाई आप करते रहे। 9वां स्टेप जो सरकार ले लिए, पीएनजी और वैकल्पिक ऊर्जा का जो भंडार है उसको बढ़ाने पर बातचीत चल रही है, यानी डीजल पेट्रोल की सप्लाई बनी रहे, एलपीजी की सप्लाई बनी रहे, पाइप गैस की सप्लाई बनी रहे और वैकल्पिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं सरकार उस पर भी लगातार फोकस किए हुए है। तो फ्यूल सप्लाई पर सरकार का जोर है। सरकार क्या कुछ कर रही है वो स्टेप मैंने आपको बता दिया, यानी सरकार चाहती कि देश में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। भारत किन देशों से तेल खरीद रहा है, खाड़ी देशों में दिक्कत चली, मिडिल ईस्ट का विकल्प क्या क्या है, उस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट से जो आने वाले तेल की सप्लाई है वो चल तो रही है लेकिन बेरोक टोक नहीं चल रही है, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है और इसकी वजह से ही ये दिक्कत, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं आपको वो पूरे उन देशों की लिस्ट बताने जा रहा हूं दर्शकों, जहां जहां से हम क्रूड खरीद रहे हैं मिडिल ईस्ट के अलावा भी, और उस ग्राफिक के जरिए आप समझेंगे कि सरकार का जो बैकअप प्लान है वो बैकअप प्लान बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। पहला देश है रूस, जहां से हम क्रूड खरीद रहे हैं, सिर्फ खाड़ी देशों से हम नहीं खरीद रहे हैं। दूसरा मुल्क आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, सऊदी अरब से भी बड़े पैमाने पर हम क्रूड खरीदते हैं, तो सऊदी अरब की सप्लाई भी जारी है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से चीजें धीरे धीरे बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। अगला देश जहां से हम क्रूड खरीद रहे हैं उसका नाम है इराक। इराक से भी हम खरीद रहे हैं, रशिया, सऊदी अरब, इराक, उससे भी हम बड़े पैमाने पर क्रूड खरीद रहे हैं। जो भी पॉसिबिलिटीज और ऑप्शंस है उसका इस्तेमाल देश कर रहा है, सरकार कर रही है ताकि जनता को दिक्कत ना हो। चौथा देश जहां से हम क्रूड खरीदते हैं वो है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, वहां से भी हम खरीद रहे हैं तेल। इसके अलावा अगला मुल्क जहां से हम तेल खरीद रहे हैं वो है देश नंबर 5 कुवैत। कुवैत से भी बड़े पैमाने पर हम क्रूड खरीद रहे हैं और इस वजह से वहां से भी सप्लाई थोड़ी बाधित हुई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जो तनाव बना हुआ है उसकी वजह से वेसल्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगला देश जहां से हम क्रूड खरीदते हैं ओमान। ओमान एक और राष्ट्र है जहां से हम बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदते हैं। हालांकि सप्लाई हो रही है लेकिन बेरोक टोक नहीं हो रही, थोड़ी दिक्कतें अभी भी हमें फेस करनी पड़ी। हालांकि ईरान भारतीय शिप्स को ज्यादा से ज्यादा तरीके से वहां से क्रॉस कराने की कोशिश कर रहा है। अगला मुल्क जहां से हम क्रूड खरीदते हैं वो है अमेरिका। जी हां, अमेरिका से भी बड़े पैमाने पर हम शेल गैस और कच्चा तेल खरीदते हैं, यानी हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं खाड़ी देशों के अलावा भी, ताकि देश में तेल की सप्लाई न रुके, फ्यूल की सप्लाई न रुके, क्रूड की सप्लाई न रुके। अगला देश ब्राजील है। ब्राजील से भी बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान क्रूड खरीदता है, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्रूड खरीदने के लिए। तो हम सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं फोकस्ड है और सिर्फ हम उसी पर नहीं आधारित है, हम बाकी जगहों से भी क्रूड खरीदते हैं। अगला देश नाइजीरिया है आपकी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों, जहां से हम बड़े पैमाने पर क्रूड खरीदते हैं। यानी मिडिल ईस्ट पर हमारा जो आश्रित होना है वो उतना नहीं है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
जंग के चलते क्या महंगाई बढ़ेगी, क्या क्या महंगा होगा? अगर आपके मन में यह आशंका है कि अगर सप्लाई बाधित होगी तो चीजें भी ऊपर जाएंगी, इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, डिमांड सप्लाई अगर फुलफिल नहीं होती है तो प्राइसेस ऊपर जाते जाते हैं। जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं कि क्या अब महंगाई बढ़ना तय है, किन किन चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी, क्यों